हेलो जय हिंद। हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलें, तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने फंडामेंटल राइट को कंप्लीट कर लिया था पूरी तरीके से। उस पर जितने भी आर्टिकल थे, उसमें जितने भी मुद्दे थे, एवरीथिंग को हमने कवर कर लिया था ठीक से। अब आज हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हम राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के अगले टॉपिक के चलिए बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसका नाम है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या है। राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, अब राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, तो अच्छे से तो पढ़ेंगे ही। थोड़ा सा मुझे कैमरा सेटअप कर लेने दो। यस, अभी ठीक है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में हमें जानना है, पढ़ाई करनी है। चलिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये इसको इंग्लिश में बोला जाता है। अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं DPSP। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? DP। डी का मतलब हो गया डायरेक्टिव, ठीक है, और P का मतलब हो गया प्रिंसिपल, एंड S का मतलब हो गया स्टेट, P का मतलब हो गया पॉलिसी। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DPSP। इसी के बारे में बात करनी है। चलिए देखते हैं कि DPSP का मामला क्या है। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। तो इससे रिलेटेड हमारा जो पहला फैक्ट है वो यही है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का जो कॉन्सेप्ट है ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड, एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है? आप लोग अपने उत्तर को कमेंट में बताइए। ठीक है, तो राज्य की नीति निदेशक तत्व का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और राज्य की नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान के किस हिस्से में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भाग 4 में। ये कहाँ पाया जाता है? भाग 4 में। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक, भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक में है। ठीक है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व से रिलेटेड ये कुछ फैक्ट हो गया। ठीक है, अब जरा हम समझें कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है? तो देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व का मतलब है कि संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य को दिए जाने वाला सकारात्मक निर्देश। ठीक है, तो अगर हम कहें कि राज्य की नीति निदेशक तत्व क्या है, तो हम सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं कि जो संविधान निर्माता हैं, संविधान निर्माता ने हमारे राज्यों को, ठीक है, हमारे राज्यों को या राज्य को सकारात्मक निर्देश दिया है। ठीक है, किसकी सहायता से? DPSP की मदद से। ठीक है, सकारात्मक निर्देश के रूप में राज्य के नीति निदेशक तत्व को दिया गया। ठीक है, और इस निर्देश का पालन नीति के निर्माण के लिए करना चाहिए। अगर राज्य किसी नीति को बना रहा है तो उस नीति के निर्माण के लिए उसको राज्य के नीति निदेशक तत्व को देखना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसी के हिसाब से किसी नीति का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर एक कोई नीति, कोई कानून, कोई बजट, अगर कुछ भी कोई हमारा संसद या राज्य बना रहा है, तो अगर वो किसी प्रकार की नीति का निर्माण कर रहा है तो ऐसे निर्माण के लिए आवश्यक क्या है कि वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों को देख ले। अगर राज्य के नीति निदेशक तत्वों के हिसाब से कोई सरकार किसी नीति का निर्माण करती है तो वो भारत के लिए कल्याणकारी राज्य बनाएगी उसको। ठीक है, तो समझ में आया क्या चीज़ है?
कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के डेफिनेशन में हम क्या बोलेंगे कि संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य को दिए जाने वाला यह एक सकारात्मक निर्देश है और इसका पालन नीति निर्माण के दौरान किया जाना चाहिए। ठीक है, और अगर इसका उद्देश्य मैं बताऊं कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, डीपीएसपी का अगर मैं उद्देश्य बताऊं तो इसका मेरे बच्चों जो उद्देश्य है ये होता है भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना, ठीक है। यानी अगर हम राज्य की नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए किसी भी नीति को बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसे में भारत में वो नीति लागू करने के बाद वह एक कल्याणकारी राज्य की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, और एक ऐसा कल्याणकारी राज्य जिसमें जनता के सभी वर्ग और विशेषकर वंचित वर्गों का कल्याण करना हो। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है? कल्याणकारी राज्य का एकदम सीधा सा मतलब है कि जनता और इसके साथ जो वंचित वर्ग हों इनका कल्याण होना चाहिए। ठीक है, अगर इन लोगों का कल्याण हो रहा है, इनका जीवन गरिमापूर्ण तरीके से व्यतीत हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं कल्याणकारी राज्य। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य का मतलब जनता या विशेषकर वंचित वर्गों का अगर जीवन बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से व्यतीत हो रही है तो हम कहते हैं कि वह एक कल्याणकारी राज्य है। और कल्याणकारी राज्य कैसे बनता है? डीपीएसपी की मदद से। ठीक है, डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही यही है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाए। ठीक है, तो ये है हमारा डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व से रिलेटेड कुछ फैक्ट और उसकी परिभाषा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के आर्टिकल को। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम आर्टिकल वाइज बात करेंगे। तो आर्टिकल 36 सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 36 में वही जो भाग 4 है, भाग 4 में जो आर्टिकल 12 है वही एग्जैक्टली आर्टिकल 36 में भी कहा गया है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली आर्टिकल 12 जो भाग 4 में है वही यहाँ कहा गया है। ठीक है, देखिए एग्जैक्टली कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, ठीक है, और राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 वाला है, आर्टिकल 12। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है जिसमें कहा गया है कि राज्य का मतलब है कि संसद या फिर विधानमंडल का कोई भी कानून या फिर जो स्थानीय स्वशासन होती हैं जैसे पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, या फिर सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति हो गया। ठीक है, उसे हम लोग क्या नाम है, राज्य कहते हैं। तो ये जो भाग 3 में, ठीक है, राज्य की परिभाषा वही एग्जैक्टली परिभाषा भाग 4 में आर्टिकल 36 में भी कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आर्टिकल 36 तो एग्जैक्टली वही चीज़ है, इसमें कुछ विशेष है नहीं। अब ज़रा देखिए आर्टिकल 37, देखो आर्टिकल 37 क्या है? आर्टिकल 37 में कहा गया है कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं यानी जो डीपीएसपी है, ठीक है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये तत्व शासन में मूलभूत हैं। ठीक है, ये कैसे हैं? शासन में मूलभूत हैं, शासन में मूलभूत हैं, लेकिन ये अप्रवर्तनीय हैं, ये अप्रवर्तनीय हैं। अब अप्रवर्तनीय मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको प्रियम्बल में भी और मौलिक अधिकार में भी ये दोनों जगहों पे प्रवर्तनीय और अप्रवर्तनीय शब्द आया है, इसका मैंने वर्णन किया हुआ था। ठीक है, चलिए देखें, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है ना, ये शासन का एक बहुत ज़रूरी अंग है, एकदम मूल अंग है। ठीक है, लेकिन यह अप्रवर्तनीय है। इसका मतलब ये है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी हमारी सरकार इसे लागू करने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकती है। ठीक है ना, अपरिवर्तनीय होने का मतलब है कि लागू करने के लिए बाध्य ना कर पाना। ठीक है, तो हमारी सरकार
शासन के इतने महत्वपूर्ण, इतने मूलभूत एलिमेंट को, डीपीएसपी को जनता के बीच में लागू करने के लिए कोई बाध्यकारी कदम नहीं उठा सकती है। ठीक है, इसीलिए डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, जो कि आर्टिकल 37 में कहा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व तो शासन में मूलभूत हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 38। इसके छोटे छोटे आर्टिकल हैं, लेकिन सभी आर्टिकल्स को याद करना पड़ेगा, कठिन बात तो यही है। देखिए आर्टिकल 38 में क्या कहा गया। आर्टिकल 38 में कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। ठीक है, इन तीनों न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। यानी आर्टिकल 38 में राज्य के नीति निदेशक तत्व का स्टेटमेंट है कि समाज में सामाजिक तौर पे, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, इन तीनों स्तरों का न्याय हमारे समाज में एकदम व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। यानी अच्छा, एक चीज़ मैं अगर आपसे कहूँ कि जो ये डीपीएसपी है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है, ये बताता है कि भारत को कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये क्या बताता है कि भारत कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बताता है, होना चाहिए। ठीक है, ये डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व का सही मायने यही है कि हमारा भारत सही रूप में कैसा हो, इसके बारे में बताता है। तो क्या बताता है, देखो डीपीएसपी में आर्टिकल 38 में कि हमारे समाज में सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, तीनों स्तरों पे न्याय से एकदम पूरी तरीके से व्यवस्थित शासन होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक स्तर पर अन्याय ना हो, आर्थिक स्तर पर अन्याय ना हो या राजनीतिक स्तर पर अन्याय ना हो, सभी स्तरों पर हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में कहा गया। थोड़ा सा मिस्टेक हुई, हमसे ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में कहा गया। ठीक है, अब उसके बाद है आर्टिकल 38 क्लॉज 2। देखो आर्टिकल 38 क्लॉज 2 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 38 क्लॉज 2 में कहा गया है कि आय की असमानता होनी चाहिए। अच्छा, ये सब चीज़ें आपने कहाँ पढ़ी हुई थी, याद आ रहा है? प्रियम्बल में। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हमने प्रियम्बल में देखा था। इसी वजह से कहा गया था प्रियम्बल में कि जो भारत का दर्शन है ना, संविधान का दर्शन है, वो प्रियम्बल में दिखता है। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो कि जो चीज़ आप डीपीएसपी में पढ़ रहे हो, इस चीज़ का जिक्र हालांकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में प्रियम्बल में हो चुका है, और यहाँ पे जो 38 क्लॉज 2 में बात करने जा रहे हैं, इसका भी जिक्र हमने वहाँ पे कर लिया था। ठीक है, देखिए तो 38 क्लॉज 2 कहता है कि आय की असमानता, आय की असमानता, ठीक है, और प्रतिष्ठा की असमानता, प्रतिष्ठा की असमानता तथा अवसर की असमानता, अवसर की असमानता को कम करना, ठीक है। इसका मतलब देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 38 क्लॉज 2 में कहा जा रहा है कि जो समाज में हमारे आय की असमानता है ना, इस आय की असमानता को कम करिए। कैसे? कुछ ऐसे स्कीम चलाइए, कुछ ऐसी नीतियाँ बनाइए जिसके थ्रू ये किया जा सके।
जो प्रतिष्ठा है समाज में, हर एक व्यक्ति को एक प्रतिष्ठा एक समान रूप से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अपर कास्ट का है उसको ज़्यादा प्रतिष्ठित माने, जो लोअर कास्ट का है उसको कम प्रतिष्ठित माने। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे समाज में। हमारे समाज में प्रतिष्ठा की भी समानता होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा ना हो कि जो ज़्यादा शक्तिशाली हो, जो ज़्यादा ताकतवर हो, उसको अवसर की समानता ज़्यादा मिले, जो थोड़ा वंचित वर्गों से रिलेट करता हो उसको अवसर की समानता कम मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 38 क्लॉज 2 में आय की असमानता, प्रतिष्ठा की असमानता और अवसर की असमानता को कम करने की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 39 में कई क्लॉज पढ़ने हैं हम लोग को। आर्टिकल 39 सही। अब देखिए आर्टिकल 39 में हम लोग को कुल 6 क्लॉज पढ़ने हैं। तो सबसे पहले क्लॉज ए, आर्टिकल 39 क्लॉज ए। अच्छा, क्लॉज को चाहे 1 से लिखें चाहे ए से लिखें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आप किसी से भी नोट कर सकते हैं। तो क्लॉज ए देखें, क्लॉज ए में क्या कहा गया भैया? क्लॉज ए में कहा गया है कि स्त्रियों, पुरुषों और स्त्रियों और पुरुषों और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, ठीक है। इस चीज को समझिए आप कि एक राज्य, एक कल्याणकारी राज्य की यहाँ कहीं ना कहीं को परिभाषा देखने को मिलेगी। सॉरी गाइस, वो एक फ्रेंड आ गया था, डोर नॉक कर रहा था तो मुझे जाना पड़ा। चलो, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आर्टिकल 39 क्लॉज से में तो स्त्री या पुरुषों को आजीविका का पर्याप्त साधन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके पास आजीविका के स्रोत बहुत कम हो, है ना। आजीविका का मतलब जिससे उनकी रोजी रोटी चल जाए, ठीक है। एक बढ़िया जीवन, गरिमापूर्ण जीवन तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन उससे उनकी रोजी रोटी चल जाएगी। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम बात करें कि DPSP का एक बढ़िया एग्जाम्पल अगर देखने की बात करें तो जैसे हमारे पास मनरेगा है, ठीक है। मनरेगा क्या करता है कि स्त्रियों को, पुरुषों को आजीविका का पर्याप्त साधन देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से राज्य को ऐसी पर्याप्त नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे स्त्रियों और पुरुषों की आजीविका का बढ़िया साधन मिल सके उनको, ठीक है। ये कहा गया है 39 क्लॉज ए में। अब देखिए 39 क्लॉज बी। देखो आर्टिकल 39 क्लॉज बी में क्या कहा जा रहा है? आर्टिकल 39 क्लॉज बी में कहा गया है कि देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। 39 क्लॉज बी में क्या कहा गया है कि देश के जो संसाधन हैं, देश के जो संसाधन हैं, इन संसाधनों का प्रयोग राज्य जनहित में करना चाहिए, जनहित में करना चाहिए, करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी संसाधन अगर देश का है तो ऐसा ना हो कि किसी एक नेता विशेष, किसी एक मंत्री विशेष के पास ही सिमट कर रह जाए या किसी बहुत अमीर वर्गों के पास तक ही सिमट के रह जाए। हर एक संसाधन जो देश का है वो जनहित में यानी जनता के हित में उसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ये कहा जा रहा है आर्टिकल 39 क्लॉज बी में। सीधी सीधी सब साफ साफ बातें कही गई हैं। अब देखिए आर्टिकल 39 क्लॉज सी में क्या कहा गया। आर्टिकल 39 क्लॉज सी में कहा गया है कि उत्पादन के साधनों का संकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, ठीक है। उत्पादन के साधनों के संकेंद्रीकरण को रोकना, देखिए उत्पादन के साधनों के संकेंद्रीकरण को रोकने का मतलब ये है कि जो भी संसाधन भारत में उत्पन्न हो रहे हों, ठीक है, जो संसाधन भारत में उत्पादित हो रहे हों, ऐसे साधन ऐसा ना हो किसी एक जगह पर ही केंद्रित हो जाए। जैसे बाय द वे एग्जांपल को लेकर के हम बात करें कि भारत में इनकम टैक्स से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू हुआ। अब इनकम टैक्स से जो रेवेन्यू हुआ वो ऐसा ना हो
कि खाली एक मंत्री विशेष के पास रह जाए, ठीक है। अगर सारा साधन किसी एक ही व्यक्ति के पास जाकर इकट्ठा हो रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं संकेंद्रीकरण, ठीक है। यानी जो उत्पादन के साधन है, जहाँ से चीज़ें, जो साधन उत्पन्न हो रही हो, ये उत्पादन का साधन किसी एक ही जगह पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बटा होना चाहिए, ठीक है। जैसे बाय द वे मान लेते हैं कि जैसे नौकरी, ठीक है, जैसे नौकरियाँ हैं। अब नौकरी उत्पादन अगर करने वाला कोई एक ही संस्था हो जाए, तो ये पूरी तरीके से अपनी मनमानी पे चलेगा, ठीक है। इसलिए अगर जैसे नौकरी एक साधन है लोगों के लिए, ठीक है, तो अगर नौकरी उत्पादन की संस्थाएं कई सारी रहेंगी, अलग अलग ब्रांच की रहेंगी, तो इससे शक्ति, जो इसकी शक्ति है, ये केंद्रित नहीं होगी, संकेंद्रित नहीं होगी, और जब संकेंद्रित नहीं होगी तो काम बढ़िया होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 39 क्लॉज सी में क्या कहा गया कि उत्पादन के जो साधन है, उन साधनों का संकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, उनको रोकना चाहिए संकेंद्रीकरण होने से, ठीक है। अब देखते हैं 39 क्लॉज डी, आर्टिकल 39 क्लॉज डी। आर्टिकल 39 क्लॉज डी में कहा गया है कि स्त्री और पुरुष, यानी स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा ना हो किसी जगह पे कि स्त्री होने की वजह से दोनों पुरुष और स्त्री मिलकर के एक ही काम को कर रहे हैं, लेकिन पुरुष का वेतन 300 रुपया है, तो इसके स्त्री होने के मात्र खाली रीजन से इसको 200 रुपये वेतन दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर स्त्री और पुरुष दोनों एक समान काम कर रहे हैं तो दोनों का वेतन एक समान होना चाहिए, आर्टिकल 39 क्लॉज डी में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद 39 क्लॉज ई देखें। आर्टिकल 39 क्लॉज ई में क्या है, तो आर्टिकल 39 क्लॉज ई में कहा गया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। यानी जो नागरिक हैं, इनके स्वास्थ्य का देखभाल करना चाहिए किसी राज्य को, ठीक है। अच्छा, इसी का एक बढ़िया एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे पोलियो की जो बूंद होती है ना, पोलियो, तो 2 बूंद जिंदगी की, वो बालकों के, जो नागरिक हैं, हालांकि बालक भी तो नागरिक ही होते हैं, तो वो जो नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य के लिए ही ये चीज़ की गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 39 क्लॉज में क्या कहा गया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा होनी चाहिए। उसके बाद 39 क्लॉज एफ लास्ट, इसमें कहा गया है कि बच्चों, किशोरों और युवाओं को, बच्चों, किशोरों और युवाओं को इनका शोषण नहीं होने देना चाहिए, इनको शोषण से बचाना चाहिए, किसी भी प्रकार का इन युवाओं को, बच्चों का या फिर किशोरों का, इन लोगों का कहीं शोषण नहीं होना देना चाहिए, इनको शोषण से बचाना चाहिए, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 39, ठीक है। आर्टिकल 39 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A, याद रखना ये पूरा क्लॉज व्लॉज नहीं है कि कैपिटल ए लिख उठा है तो क्लॉज जब भी रहेगा वो हमेशा छोटे वाले ब्रैकेट में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये 39A है, ठीक है। जैसे आप लोगों को दिखाया था ना, आर्टिकल 21 था, फिर आर्टिकल 21A था, क्योंकि ये बाद में ऐड किया गया था, ठीक है। इसी तरीके से तब 39 हो गया था, ABCDEFGH तक, F तक हो गया था, उसके बाद 40 लिख दिया गया था, लेकिन अब यही ज़रूरत आन पड़ी थी आर्टिकल 39 के बाद और 40 के बीच में, तो इसको कर दिया गया 39A, ठीक है। तो ये जो है ये क्लॉज नहीं है, ये एक अलग आर्टिकल है, ठीक है। 39A है ये। 39A में क्या लिखा है, 39A में लिखा है समान न्याय, और निःशुल्क कानूनी सहायता, ठीक है, उपलब्ध कराना चाहिए। किसी राज्य को
अपने राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए समान न्याय देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक सबल व्यक्ति है तो उसके पक्ष में न्याय कर दिया जाए, या एक दुर्बल व्यक्ति है तो उसके विपक्ष में न्याय किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय दोनों पक्षों के लिए एक समान होना चाहिए, और कानून की जो सहायता है ये पूरी तरीके से निःशुल्क होनी चाहिए। ठीक है, और होती भी है, हालांकि व्यवहारिक स्तर पर तो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी रहती है, पर होती है। ठीक है। आर्टिकल 40 देखो, आर्टिकल 40 में क्या कहा गया? आर्टिकल 40 में कहा गया कि पंचायतों का गठन होना चाहिए। पंचायतों का गठन, वही जो आप समझ रहे हैं, ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायतों का गठन होना चाहिए। ठीक है, और सशक्तिकरण करना चाहिए। सशक्तिकरण, सशक्तिकरण करना चाहिए। ठीक है, तो पंचायतों का गठन करना चाहिए और गठन करके सशक्तिकरण करना चाहिए, मतलब कि अपने सुशासन को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल 40। उसके बाद है आर्टिकल 41। देखिए, आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 41 में कहा गया है कि काम का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, जो काम का अधिकार है हर एक व्यक्ति का, ये निर्धारित करना चाहिए। काम का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही जो बेरोजगारी, बीमारी और जो वृद्धावस्था है, जो विकलांगता है, समझ जाइएगा, वो पूरा लिख नहीं लेता उधर, और इनको सहायता देना चाहिए। ठीक है, इनको सहायता देना चाहिए, चाहे वो किसी पेंशन के रूप में दे, है ना, या दवाओं के रूप में दे, या उनका किसी भी रूप में इनको ये सहायता देनी चाहिए। और अगर भारत में काम का अधिकार सुनिश्चित हो गया है, बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था, विकलांगता में पर्याप्त सहायता लोगों को मिल रही है, तो ऐसे परिस्थिति में हमारा भारत सुगम्य भारत बन जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो आर्टिकल 41 है, आर्टिकल 41 भारत को सुगम्य भारत बनाने की ओर ले जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 41 हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने आर्टिकल 42 के बारे में। ये आपको आर्टिकल ना याद करने पड़ेंगे, क्योंकि मैच करने के लिए आता है कि सीधा इससे बोलेगा कि 4 आर्टिकल इधर देंगे और 4 स्टेटमेंट देगा और बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा समझना होगा आप लोगों को। चलिए देखिए, आर्टिकल 42 में कहा गया कि मजदूरों के लिए काम की मानवीयता और न्याय संगत दशाएं बनाना तथा महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करना। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मजदूरों के काम के लिए मानवीय और न्यायसंगत दशाएं बनाना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मजदूरों से काम बहुत अमानवीय प्रक्रम से कराया जाए, उनको धूप में बस कराया जा रहा है और बहुत थोड़ा सा वेतन दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 42 साफ साफ कह रहा है कि देखिए, एक कल्याणकारी राज्य के लिए जो राज्य में मजदूर होते हैं ना, उन मजदूरों से आप काम लीजिए, लेकिन वो काम मानवीयता के आधार पे करिए। मतलब उनको भी भाई धूप लगती है, ठंड गर्म का एहसास उनको भी होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको जानवरों की तरह बस काम पे भिड़ाए रखना चाहिए सुबह शाम दोपहर। उनको एक मानवीय रूप में और न्यायसंगत दशा के तहत काम करवाना चाहिए। ठीक है,
और जो महिलाएं होती हैं, इन महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करना चाहिए। मतलब जब वो गर्भवती होती है तो ऐसे समय में उनको किसी न किसी प्रकार की सहायता राज्य से मिलनी चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल 42 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 43 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 43 में कहा जाता है कि मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था, ठीक है। किसकी व्यवस्था? निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था। मतलब कि हमारा मजदूर जैसे काम कर रहा है तो उसको जितना चाहिए उतना उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो काम करा लिया लेकिन उसकी मजदूरी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। और उनको लगातार काम मिलते रहना चाहिए। और साथ ही इसी में कहा गया कि कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए, ठीक है। यह आर्टिकल 43 में कहा गया है। अब उसके बाद देखिए आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A वो कोई क्लॉज नहीं है, ए, ठीक है। वो पूरा एक आर्टिकल है, ठीक है। अब देखिए तो आर्टिकल 43A जो है इसमें कहा गया है कि उद्योग के प्रबंध में मजदूरों को भागीदार बनाना चाहिए। यानी उद्योग का जब प्रबंध हो तो उद्योगों का प्रबंध करने के लिए मजदूरों को उसका भागीदार बनाना चाहिए, ठीक है। जिससे उनको एक हौसला मिले कि उद्योगों के लिए हम भी जिम्मेदार एलिमेंट हैं, ठीक है। तो एक हौसले के लिए उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों को भागीदार बनाना चाहिए। अच्छा, ये जो आर्टिकल 33 क्लॉज ए देख रहे हैं ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 43B, याद रखना ये कोई क्लॉज नहीं है, ये एक स्वतंत्र आर्टिकल है। आर्टिकल 43A 43B, ठीक है। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अच्छा, सबसे नया वाला संविधान जो अगर कोई पूछे क्वेश्चन में अगर आ जाए कि सबसे नया जोड़ा गया राज्य का नीति निदेशक तत्व तो कौन सा है, तो यही है आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B सबसे नया जोड़ा गया ये क्या नाम है राज्य का नीति निदेशक तत्व है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि जो राज्य सहकारी संस्था है उनकी उन्नति करेगा, ठीक है। राज्य सहकारी संस्था। अब सहकारी संस्था अगर नहीं याद है भैया तो आप जा करके फिर से आर्टिकल 19 आप पढ़ो। मैंने आर्टिकल 19 में सहकारी संस्था क्या होती है वो बता रखा है वहाँ पे, ठीक है। तो जो राज्य है, ये जो सहकारी संस्थाएं होती हैं, राज्य सहकारी संस्थाओं की उन्नति करेगा, मतलब उनको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। नए स्कीम ला करके नए योजनाओं के तहत तो राज्य सहकारी संस्थाओं की उन्नति करेगा, ठीक है। और ये 2011 में ऐड किया गया था 97वां संविधान संशोधन करके, ठीक है। तो राज्य सहकारी संस्था की उन्नति करेगा आर्टिकल 30B है। और 2011 में 97वां संविधान संशोधन करके इस आर्टिकल को इस DPSP में ऐड किया गया था, ठीक है। इसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 44, आर्टिकल 44। देखो अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमसे क्या कहता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमसे कहता है कि भैया सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता।
अभी रिसेंटली एक जगह पे सिविल कोड लागू भी हो गया है, और वही है सिविल कोड का मतलब हो गया समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए। ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू करने से क्या होता है कि जो देश में हिंदू मुस्लिम जैसे कॉन्सेप्ट है ये समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म से हैं, सभी धर्मों के लोग केवल एक ही समान नागरिक हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 44, हालांकि इस पर हमको बहुत बात करनी है, ये समान नागरिक संहिता जो देख रहे हैं इस कानून पर हम बहुत लंबा चौड़ा भी डिबेट आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और रिसेंटली में करंट अफेयर में ये बहुत तगड़ा मुद्दा है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता पर अभी रिसेंटली एक कोई स्टेट है, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, उस स्टेट में सिविल कोड लागू कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर पिन कर देना, मतलब कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा। ठीक, तो आर्टिकल 44 क्या है, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना। समान नागरिक संहिता क्या है हम आगे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में कहा गया है कि जो 6 वर्ष से कम के बच्चे हैं, ठीक है, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की व्यवस्था और शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चों की जो बाल्यावस्था है इनकी देख रेख व इनकी शिक्षा की व्यवस्था राज्य को करना चाहिए। ठीक है, और हालांकि किया भी गया है ना, जिसको आप लोग आंगनबाड़ी कहते हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी जो है ये इसी का नतीजा है कि 6 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनकी देख रेख, उनकी शिक्षा, उनको किसी प्रकार का रोग ना हो, उनके शरीर में पोषण की कमी ना हो, इन्हीं सब चीज़ों के लिए देख रेख और उनकी शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी बनाई गई है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 45 में कहा गया है कि भैया 6 साल से कम के जो बच्चे हैं इनकी बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का प्रबंध राज्य करना चाहिए। ठीक है, राज्य को करना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 देखिए, आर्टिकल 46 जो है इसमें कहा गया है कि जो अनुसूचित जाति हैं यानी SC शेड्यूल्ड कास्ट, और जो अनुसूचित जनजाति हैं यानी ST शेड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट। ठीक है, तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं एवं जो दुर्बल वर्गों के जो दुर्बल वर्ग हैं, ठीक है, इन दुर्बल वर्गों के शैक्षिक हितों को, ठीक है, शैक्षिक हितों को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब शैक्षिक प्लस आर्थिक, मतलब जो SC और ST कास्ट के लोग हैं, जो दुर्बल लोग हैं इस समाज में, उनको शिक्षा के दृष्टिकोण से और अर्थ के दृष्टिकोण से यानी कि धन दौलत के दृष्टिकोण से समाज में उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए राज्य को। ठीक है, नई नई स्कीमें लानी चाहिए, नए नई योजनाओं के तहत जो SC ST कास्ट के लोग हैं इनको शिक्षा और अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने का प्रॉपर मौका मिल सके। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 47, ये AK-47 है। ठीक है, तो AK-47 में कहा गया है कि नागरिकों को पोषक आहार, नागरिकों को पोषक आहार, ठीक है, और लोक स्वास्थ्य यानी जनता का स्वास्थ्य, सभी नागरिकों का स्वास्थ्य, ठीक है, में सुधार करना चाहिए। राज्य को जो हमारा जनता है उनको जो पोषक आहार देना चाहिए और उनके लोक स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए। जो शराब हो, ठीक है, तो या कोई भी मादक पदार्थ हो, इनकी बिक्री पर रोक लगाना चाहिए। ठीक है, बिक्री पर रोक लगाना चाहिए। तो राज्य को क्या करना चाहिए, आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य को हमारे जो नागरिक हैं इनको पोषक आहार देने की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, और जो इनका लोक व्यवस्था है, इनका जो लोक स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य वाली व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। जो शराब है या कोई भी जो नशीली पदार्थ हैं इन पर बिक्री से रोक लगाना चाहिए। तो ये हमारा आर्टिकल 47 हमसे चीख चिल्ला करके कह रहा है। आर्टिकल 48 के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 48 क्या कहता है हमसे, आर्टिकल 48 हमसे कहता है कि अच्छा ये बड़ा विवादित है आर्टिकल 48। देखो इसमें कह रहा है कि कृषि, ठीक है, और पशुपालन का विकास करना चाहिए। राज्य को क्या करना चाहिए, कृषि का और पशुपालन का विकास करना चाहिए।
पशुपालन का विकास करना चाहिए, और इसके साथ ही गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं की वध को निषेध करना चाहिए, वध का निषेध करना चाहिए। ठीक है, यानी आर्टिकल 48 थोड़ा सा विवादित, देखो यहाँ साफ साफ कहा गया कि अन्य दुधारू पशु, लेकिन एक वर्ड लिख दिया गया गाय। अब जो लोगों को गाय के साथ आस्था ज़्यादा है वो इस आर्टिकल में खाली यही बात समझ पाते हैं कि गाय को ही गोवध कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक जो वर्ड होता है बीफ, ठीक है, बीफ समझते हैं ना, बीफ जिसको लोग गाय मांस या गो मांस कहते हैं, एक्चुअल में वो नहीं होता है बीफ का मतलब। बीफ का जो मतलब होता है ना, ये जो मतलब वो सुअर ये सब के मांस को भी, या फिर जो सांड होते हैं इन सब के मांस को भी बीफ कहा जाता है, केवल गाय के मांस को बीफ नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं और बेवजह इन पर तनाव का माहौल बना देते हैं। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो आर्टिकल 48 है ये गोवध निषेध बताता है। ठीक है, यानी बताता है कि गोवध निषेध है, गौ की हत्या नहीं कर सकते। तो क्या खाली गौ के बारे में कहता है? नहीं, किसी भी दुधारू पशु के बारे में कहता है। ठीक है, इंडिया है भाई, इंडिया है, क्या करोगे? बकरी है, वो भी तो आखिर दूध देती है, उसका वध करके खाएंगे। ठीक है, लेकिन दूसरे फेवर में जब गाय की बात आ जाएगी तो वहाँ डिबेट करेंगे। ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर इसके फेवर में डिबेट कर रहे हो तो यहाँ भी तो करो ना भाई। ठीक है, हालांकि नैतिकता से हट करके, नहीं तो यूट्यूब पे तो गालियाँ पड़ेंगी मुझे। तो ये जो आर्टिकल 48 है, ये आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन का विकास हमारे राज्यों को करना चाहिए, गाय के साथ जो अन्य भी दुधारू पशु हैं उनका वध नहीं करना चाहिए, निषेध है ये चीज़। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 48। अब उसके बाद है आर्टिकल 48A। 48A ये क्लॉज है? नहीं, ये पूरा फ्री आर्टिकल है, स्वतंत्र आर्टिकल है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही जो वन्य जीव हैं, इन वन्य जीवों की भी रक्षा करनी चाहिए। वन्य जीवों की क्या करनी चाहिए भैया? रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, 48 क्या कह रहा है? पर्यावरण का संरक्षण करो और जो वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करो। ठीक है, तो आप लोग देखते भी होंगे जो जानवर हैं उनको चिड़ियाघर में रखा जाता है, विशेष संरक्षण में रखा जाता है कि उनको कोई बीमारी ना हो जाए, तमाम चीज़ें करी जाती हैं। ठीक है, तो हालांकि DPSP की बहुत सारी बातें लागू तो हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी बातें भी लागू होनी चाहिए, हो जाएंगी तो हमारा भारत कल्याणकारी राज्य बन जाएगा। आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है कि जो राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं, जैसे कोई राष्ट्रीय स्मारक हो गया, जैसे दिल्ली का इंडिया गेट हो गया, ठीक है, या कोई स्मारक स्थान है, ठीक है, या फिर कोई वस्तु है, इनको संरक्षित रखनी चाहिए। ठीक है, तो जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, कोई सामान हो या कोई स्मारक स्थल हो, कुछ भी चीज़ हो, इन लोगों को हमारा राज्य क्या करे? सहेज के रखे, संरक्षित करे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 49 कहता है। उसके बाद आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका और क्या नाम था उसका, न्यायपालिका, ये दोनों को पृथक करना चाहिए। ठीक है, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका एकदम अलग होनी चाहिए। और हाँ, हालांकि है भी, हमारा जो कार्यपालिका है, ठीक है, यानी जो कानून को लागू करने वाली संस्था है, और जो कानून को लागू करने के बाद उस पर जो निर्णय देने वाली संस्था, ये हालांकि दोनों अलग हैं ही, और आर्टिकल 50 कहता भी ये है। आर्टिकल 51 क्या कहता है? आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्या हो गया जी? रिकॉर्डिंग बंद हो गया? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, यानी युद्ध वगैरह से थोड़ा सा बचना चाहिए। तो ये हमारा पूरे का पूरा DPSP है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। अब देखिए, इसी में आप लोगों ने भी जैसे देखा कि आर्टिकल 39A आ गया था, 43A 43B आ गया था। ठीक है,
ये सब अभी देख रहे थे ना आपको, या 48A आ जा रहा था, या आर्टिकल 38 क्लॉज 2 हो गया, ये सब चीज़ें अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये किस किस अमेंडमेंट के द्वारा आई हैं। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 39A, ठीक है, और आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 39F क्लॉज F, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये इतने आर्टिकल्स, ये 42वें क्या नाम था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, किस अमेंडमेंट के द्वारा, 42वें अमेंडमेंट के द्वारा। और 42वां अमेंडमेंट कब किया गया था, 1976 में, ठीक है। तो ये 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, उसी संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 39 क्लॉज F ऐड किया गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 38 क्लॉज 2, तो 38 क्लॉज 2 जो है, ये 44वां संविधान संशोधन जब किया गया था 1978 में, तो 44वें संविधान संशोधन के दौरान ये आर्टिकल ऐड किया गया था, ठीक है। और एक आर्टिकल और 97वां अमेंडमेंट किया गया था 2011 में, और इसके थ्रू जोड़ा गया था आर्टिकल 43B, ठीक है, ये किया गया था। तो ये है आपका डीपीएसपी का पूरा कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा हम डिबेट को समझते हैं, ठीक है, कि डिबेट में क्या बातें हैं। अच्छा, डीपीएसपी के आर्टिकल को अगर हम बांट के थोड़ा सा देखें कि कौन सा आर्टिकल किस किस विचारधारा पर थोड़ा सा सहमति देता है, ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, जो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल किस विचारधारा के समर्थक हैं, तो देखिए, अगर हम आर्टिकल 39B के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम 39C के बारे में बात करें, अगर हम आर्टिकल 43A के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये जितने आर्टिकल हैं, ये सभी आर्टिकल किस बारे में बात करते हैं, ये सभी आर्टिकल निर्वाह मजदूरी की मानवीय दशा को लेकर के बात करते हैं, यानी ये समाजवादी विचारधारा को लेकर के बात करते हैं। ये किस विचारधारा के आर्टिकल हैं, समाजवादी विचारधारा के आर्टिकल हैं, ठीक है। और इन आर्टिकल में अगर आपने देखा होगा, तो जैसे 39 क्लॉज B में कहा गया है कि देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और जो 39C है, 39C में कहा गया है कि उत्पादन के साधनों को संकेंद्रीकरण से रोकना चाहिए। और जो 43A है, इसमें कहा गया है उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदारी बनाना। तो देखिए, ये समाजवादी विचारधारा है। और समाजवादी विचारधारा जानते हो क्या होता है? समाजवादी विचारधारा का मतलब ये कि समाज में सब समान होना चाहिए, ठीक है। समाज में वंचित वर्ग नहीं होना चाहिए और ना कोई अमीर वर्ग होना चाहिए। तो अमीर वर्ग, वंचित वर्ग सब आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। और ये आर्टिकल जो है 39B, 39C एंड 43A, ये सभी आर्टिकल ऐसे ही स्टेटमेंट्स को कहते हैं जिन स्टेटमेंट्स में हम ये देखने को पाएंगे कि मजदूर किसी अमीर वर्ग के बराबर की होने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है, ये कौन से प्रकार के आर्टिकल है? ये समाजवादी आर्टिकल है, ठीक है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा आर्टिकल 40, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, तो ये जो आपके आर्टिकल है, ये आर्टिकल एक्चुअली गांधीवादी विचारधारा के आर्टिकल हैं। किसके विचारधारा के हैं? गांधीवादी विचारधारा के, ठीक है। अब देखिए, इन आर्टिकल में क्या कहा गया है भैया? आर्टिकल में कहा गया है कि पंचायतों का गठन करिए, इसमें कहा गया है, ठीक है। और 47 में कहा गया है कि नागरिकों को पोषक आहार देना चाहिए, मादक वगैरह पदार्थों को बंद करना चाहिए। 48 में कहा गया है कि कृषि पशुपालन का विकास करना चाहिए, गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं का गोबर। तो ये सब जो विचारधारा है, ये एक्चुअल में किसकी विचारधारा है? गांधी जी की विचारधारा है। तो इसलिए जितने आर्टिकल गांधीवादी विचारधारा के आर्टिकल माने जाते हैं, ठीक है। और अगर बात करें, एक सेकंड गाइस, ये इसमें ना निब में कुछ स्क्रैच आता है डिस्प्ले पे बहुत ज़्यादा, तो फ्रिक्शन होता है। आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 एंड आर्टिकल 51, ये जो विचारधारा है ना, ये उदारवादी विचारधारा है। ये कैसी विचारधारा है? उदारवादी विचारधारा। उदारवादी का मतलब कि बहुत सहज होना, बहुत दयावान होना, ठीक है। तो ये उदारवादी विचारधारा के आर्टिकल है, ठीक है। तो हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आने का कोई संभावना है नहीं। अब देखिए, अब जो स्टेटमेंट है
इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। यानी डीपीएसपी से संबंधित कथन, यानी डीपीएसपी पे किसने क्या स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। ये डीपीएसपी पे किसने क्या कहा है, अब हमें ये पढ़ना है। तो चलो देखते हैं कि डीपीएसपी पे किसने क्या कहा है। तो सबसे पहले एक केटी शाह, ठीक है। इन्होंने डीपीएसपी को कहा है कि डीपीएसपी एक चेक की भांति है, ठीक है। एक ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। अब इसका मैं मतलब समझा रहा हूँ आपको। देखो, केटी शाह का कहना है ना कि जो डीपीएसपी है यानी जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है, ये एग्जैक्टली इसी चेक की तरह है जिस चेक का भुगतान बैंक की इच्छा पर होता है। यानी बैंक चाहेगा तो चेक का भुगतान करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वैसे ही हमारा डीपीएसपी उसी चेक की तरह है कि राज्य चाहेगा तो डीपीएसपी लागू कर सकता है या डीपीएसपी पर विचार कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। यानी डीपीएसपी पूरी तरीके से चेक की तरह है और एग्जैक्टली उसी चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा पर करता है। यानी अब चेक की तरह आप डीपीएसपी कर दो और ये बैंक की इच्छा की जगह पे आप राज्य की इच्छा कर दो। यानी डीपीएसपी में जो स्टेटमेंट है उन स्टेटमेंटों पर अमल, उन स्टेटमेंटों पर विचार हमारी राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि वो अपरिवर्तनीय है, ठीक है। और उसके बाद है अगला स्टेटमेंट नसीरुद्दीन का। एक नसीरुद्दीन शाह है, टीवी एक्टर हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँ, ये नसीरुद्दीन शाह है, ठीक है। सॉरी, नसीरुद्दीन है। नसीरुद्दीन ने कहा है कि डीपीएसपी 9 वर्ष की शुभकामनाएं हैं, ठीक है। 9 वर्ष की क्या है? शुभकामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। अब इसका सेंस आप समझिए। आप 9 वर्ष की शुभकामनाएं जब किसी को देते हैं तो किस वर्ष, मतलब उसमें इंटेंशन क्या होता है? तो उसका इंटेंशन एक ही होता है कि हमारी जो आगे आने वाली नया साल है, ये नया साल बहुत मंगलमय हो, बहुत अच्छी तरीके से बीते। तो डीपीएसपी वही है, भारत कैसा होना चाहिए? कल्याणकारी होना चाहिए, ठीक है। तो बस इस शुभकामना के रूप में ही डीपीएसपी है। ऐसा अब क्या हम 9 वर्ष की शुभकामना अगर किसी को भेंट कर देते हैं तो उसके जीवन में कोई दुख नहीं होती, कोई समस्या नहीं आती? आती है ना भाई, है ना। ऐसे डीपीएसपी है कि शुरुआती दौर में बोल देते हैं हैप्पी न्यू ईयर, आपका 9 वर्ष बहुत शुभकामनाओं के दौर पे गुजरे। तो डीपीएसपी भी वैसा ही है, ठीक है, कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ये इसके सोच रहा है, पर बनेगा नहीं बनेगा वो तो भगवान जाने। तो ये नसीरुद्दीन शाह का है कि 9 वर्ष की शुभकामनाएं हैं डीपीएसपी, ठीक है। और एक है आइवरजेनिक्स। पीछे अगर कहीं इनका नाम पढ़ा हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताना, ठीक है। हालांकि पढ़े तो है ही वो, कहाँ पढ़े हो? ये पढ़े हो आप लोग फंडामेंटल राइट में, ठीक है। देखो, आइवरजेनिक्स ने क्या कहा है? आइवरजेनिक्स ने कहा है कि डीपीएसपी पवित्र आकांक्षाएं हैं, पवित्र आकांक्षाएं हैं, ठीक है। यानी डीपीएसपी जो है ये पवित्र आकांक्षाएं हैं, ठीक है। और पवित्र आकांक्षाएं होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत भविष्य में चल कर के बहुत अच्छी लोगों के लिए आकांक्षा माने वो होता है क्या, जो हमको उम्मीद होती है, ठीक है। बहुत अच्छी वाली उम्मीद है ये डीपीएसपी, ठीक है। और इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट कहा है कि इसमें फेबियन समाजवाद की झलक दिखती है, फेबियन समाजवाद की झलक दिखती है, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट आइवरजेनिक्स का है। उसके बाद अगला है डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का, देखिए, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है कि डीपीएसपी जो है, ठीक है, यानी जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है, ये आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये भारत में आर्थिक अगर लोकतंत्र लाना चाह रहे हैं हम लोग, तो लोकतंत्र आर्थिक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट है राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। और एक है के एम
पडिक्कर, ठीक है। देखिए के.एम. पडिक्कर साहब ने क्या कहा है, डबल कहा है भैया, हो गया ना उसी में, हाँ हो गया। के.एम. पडिक्कर साहब ने कहा है कि डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी ये समाज में आर्थिक क्षेत्रवाद लाने के लिए, ठीक है, ये आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने के लिए, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने का मतलब हो गया कि आर्थिक रूप में समाज एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है, उसी को कहते हैं आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो के.एम. पडिक्कर साहब क्या कहते हैं कि डीपीएसपी आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। अगला लास्ट, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने कहा है कि जो डीपीएसपी है ये सामाजिक क्रांति लाने का कार्य करेगी। ये किसका कार्य करेगी, सामाजिक क्रांति लाने का कार्य करेगी, ठीक है। तो ये हमारे डीपीएसपी के विषय में तमाम विचारकों के तमाम मत हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कुछ कमियां भी हैं, तो आइए देख लेते हैं कि नीति निदेशक तत्वों में कमियां। देखिए, या इसको हम लोग बोल सकते हैं आलोचना, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आलोचना, ठीक है। देखिए क्या क्या कमियां हैं, तो अच्छाइयाँ हैं तो कमियां भी हैं, तो कमियां भी बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, आप लोग जैसा कहें, बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। अगर आप लोग कहेंगे नहीं तो मैं मान लूँगा नहीं, पर बता देते हैं ना। देखो, पहली कमी यही है कि भैया राज्य के नीति निदेशक तत्व तो अपरिवर्तनीय है। कैसा है, अपरिवर्तनीय है, यानी राज्य लागू करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये राज्य की इच्छा पर है, उसका मूड कहेगा तो लागू करेगा, नहीं मन कहेगा तो नहीं लागू करेगा। इस वजह से डीपीएसपी का अगर थोड़ा सा हम महत्व देखें तो इसका महत्व थोड़ा सा घट जाता है, ठीक है। इतनी ज़रूरी चीज़ जिसको सरकार लागू करने के लिए बाध्य नहीं हो सकती है, कर नहीं सकती है, तो इस वजह से ये अपरिवर्तनीय है और इसी वजह से थोड़ा सा क्या कहते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व का महत्व कम हो जाता है, ठीक है। और अगर दूसरी आलोचना के बारे में बात करें तो भारत के संविधान में जो विस्तार पूर्वक जो डीपीएसपी का वर्णन किया गया है, ठीक है, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ब्रॉडली इसका वर्णन तो कर दिया गया डीपीएसपी का, लेकिन इसको लागू कैसे किया जाए इस पर कोई विचार नहीं किया गया, ठीक है। इसका कोई रास्ता, कोई साधन नहीं बताया गया है, ठीक है। तो डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी में बताया गया है कि भैया देखो ऐसा ऐसा काम करना है, लेकिन वो कैसे करना है, इस बारे में उसको लागू कैसे करना है कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो एक कमी ये निकल के चली आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान समय में भूमंडलीकरण का समय चल रहा है। कौन सा समय चल रहा है, भूमंडलीकरण का मतलब सभी देश आपस में क्या नाम, आर्थिक स्तर पे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो जो भूमंडलीकरण, गड़बड़ लिख दें का जी, भूमंडलीकरण ये कारण है। तो ये भूमंडलीकरण के दौर में जो कुछ नीति निदेशक तत्व ना, ये आप बहुत मतलब अप्रासंगिक हो गए, मतलब आज के टाइम में उनका महत्व नहीं रह गया है, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं जो भूमंडलीकरण के दौर में उनका महत्व एकदम से लगभग ख़त्म होते जा रहा है, तो ये आर्टिकल 39 क्लॉज ई है, ठीक है, आर्टिकल 48 है। तो ये जो आर्टिकल हैं, इन आर्टिकल्स का जो महत्व है, ये महत्व बड़ा कम होता जा रहा है भूमंडलीकरण के दौर में, ठीक है। और इसके बाद चौथा, अगर आलोचना के बारे में बात करें तो इसमें जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, इसमें कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का झलक देखने को मिलता है, ठीक है। अब कहेंगे कैसे झलक, तो आपको भी मैंने बताया था कि आर्टिकल जो 48 है, आर्टिकल 48 में भी यह साफ साफ लिखा गया गाय, ठीक है। अब इससे एक इंडिकेशन लोगों को ये लगता है कि ये तो हिंदू विशेष का स्टेटमेंट है,
ठीक है। तो इससे सांप्रदायिकता वाला मामला दिखाई देता है, ठीक है। और लास्ट और सबसे खतरनाक इसकी आलोचना कि संविधान को बने हुए आज 70 साल हो गए, उससे ज़्यादा हो गए, लेकिन आज तक डीपीएसपी के पूरे आर्टिकल वर्तमान समय में लागू नहीं किए जा सके हैं, ठीक है। तो ये कुछ कमियां हैं, लेकिन कमी है तो भैया महत्व भी होगा। तो महत्व को पढ़ते हैं कल मेरे बच्चों। जय हिंद, नमस्कार।